कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा सेशन है, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो सेशन है हमारा सीटेट पेपर 1 का, ठीक है? एंड ये सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसका एग्ज़ाम आपका 21 जैन 2022 को हुआ था। मैंने इसका पहले पार्ट 1 ला दिया है, जिसमें मैंने इसके जो मैथ के जो न्यूमेरिकल थे ना, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। एंड इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, तो बिना किसी देरी का चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें देख लो, जैसे कि सबसे पहले तो आपका वार्म वेलकम है हमारे चैनल पे। ठीक है, सीटेड पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बता दिया आपको कि मैंने पहले ही आपको पार्ट 1 करवा दिया है। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट हम करेंगे अपने एक जीके के क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो जीके क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मायने रखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके नॉलेज पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको जानना चाहिए। तो जो आज का क्वेश्चन है, वो हमारा आज का क्वेश्चन है जीके से। राजस्थान डिक्लेयर 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। राजस्थान ने ना 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिक्लेयर किए हैं, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको उस 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का नाम बताना है, और आप वो नाम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं उसे पर्सनली मैसेज करूँगी जिनका भी अगर आंसर सही होता है तो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। तो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा। When asked to write 35, some students of grade 2 wrote as 305. As a teacher, how will you address this problem? तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कि आपने किसी बच्चे को कहा कि चलो तुम जो है ना 35 लिख कर दिखाओ मुझे। अब वो बच्चा किस क्लास का है? तो देखो यहाँ पे पहले ही मेंशन है ना कि वो बच्चा जो है ना ग्रेड 2 का है। एंड आपने उसे बोला कि तुम 35 लिख कर दिखाओ, बट उसने क्या किया ना बच्चे ने, वो 35 लिखने की जगह पे 305 लिख देता है। ठीक है, तो एज अ टीचर, क्योंकि आप लोग अब टीचर बनोगे, ठीक है, आप लोग टीचर की एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि एज अ टीचर, ठीक है, आप उस बच्चे को कैसे एड्रेस करोगे, उसको आप कैसे उसकी जो प्रॉब्लम है इस चीज़ की, कि आपने उसे 35 बोला बट उसने क्या लिख दिया, उसने लिख दिया 305। तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके एग्ज़ाम में, एंड उसी में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन था वो आपको चूज़ करना था। ठीक है, तो सबसे पहला हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए। By telling them that it is wrong and asking them to find correct answer. दूसरा ऑप्शन देखो, by writing the correct answer on blackboard, by asking them to write correct answer 10 times in their notebook, by explaining the principle of exchange through concrete material। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज करो, पहले इस 4 ऑप्शन को आप देखो। ठीक है, खुद से अपने माइंड में आप सोचो कि हाँ, अगर आप उस प्लेस पर होते तो आप किस आंसर को टिक करते। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना इस ऑप्शन को डिटेल में देखते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा ऑप्शन था ना, बाई टेलिंग देम डैट इट इज़ रॉन्ग। आप बच्चों को तो साफ रॉन्ग बोल नहीं सकते हो, यहाँ पे रॉन्ग वर्ड आ गया। ठीक है, एंड आस्किंग देम टू करेक्ट फाइंड आंसर, जहाँ पे पहले ही यहाँ पे रॉन्ग वर्ड आ गया है, इससे क्या पता चल जाता है आपको कि ये ए तो आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। बाय राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑन ब्लैक बोर्ड, अगर आप खुद से ही करेक्ट आंसर ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे तो उससे बच्चे में क्या इंप्रूवमेंट होगा? कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि बच्चे को क्या करोगे, आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, बच्चे ने सेम एज इट इज देख के उतार दिया, ठीक है ये क्वेश्चन मेरा गलत था, मैंने इसे 35 मुझे लिखना था, मैंने 305 लिख दिया, नो वरी, मेरे को सर ने बता दिया ब्लैक बोर्ड पे लिख के कि 35 लिखना है, तो मैंने 35 लिख दिया। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे। आप इस तरीके से बच्चों को सिर्फ डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते हो कि हाँ ये करेक्ट आंसर है, आप इसे नोट कर लो। ठीक है, वैसे आप नहीं ट्रीट कर सकते, तो आप इसमें बच्चे की जो है ना लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी। तो ये बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। बाई आस्किंग देम टू राइट करेक्ट आंसर 10 टाइम्स इन देयर नोटबुक। आप बच्चों को क्या बोलोगे, तुमसे 10 बार लिखो, ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं रोट लर्निंग हो जाएगा और ये एक बर्डन का काम करेगा। ठीक है,
तो इसे भी आप प्रीफर नहीं करोगे, क्योंकि बच्चा एक ही चीज़ को लिखते रहेगा 35 35 35 35। ये कहीं ना कहीं रोट लर्निंग हो जाएगा, बच्चे इसमें अपने में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे, बस वो सिर्फ उस चीज़ को जान लेंगे। तो यह हमारा जो है ना सी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, डी ऑप्शन। तीन ऑप्शन कट गया, तो मुझे समझ में आया कि डी ऑप्शन सही है। बट डी ऑप्शन कैसे सही है? बाय एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज थ्रू कॉन्क्रीट मटेरियल। आप बच्चों को जो है ना कॉन्क्रीट मटेरियल से समझाओगे। अब कॉन्क्रीट मटेरियल क्या होता है? जिसे आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। तो आप देखोगे ना कि बच्चों लोग के लिए ना बहुत सारे प्लेइंग गेम आते हैं, डिजिट के भी 1 2 3, आपको ये डिजिट वाले मिल जाएंगे, ठीक है। उसके ABCD के भी आपको मिल जाएंगे, एंड डिफरेंट डिफरेंट जो है ना शेप वगैरह के भी मिलते हैं। तो आप इसकी हेल्प से, ठीक है, इसमें क्या होगा ना, बच्चे उसे टच करेंगे, छुएंगे, उसके थ्रू खेल खेल में ही वो सीख जाएंगे। किसी चीज़ को जानते हो, अगर आप उसे फील करो, टच करो ना, तो आप जल्दी सीखते हो एज कम्पेयर टू आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करोगे। तो अब वो बच्चा किस क्लास का है? दो क्लास, सेकंड क्लास का बच्चा है वो, ठीक है। तो वो उसमें इतना दिमाग नहीं कि वो कर पाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसको कॉन्क्रीट मटेरियल से अटैच करोगे, बच्चा जल्दी सीखेगा उससे। आपने एक मूवी देखी होगी, तारे ज़मीं पे, ठीक है। तारे ज़मीं पे मूवी थी ना। हाँ, उसमें क्या था ना कि बच्चे को अगर लिखना नहीं आता था, तो आमिर खान ने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था, बोर्ड टाइप का था, एंड उसमें काफ़ी सारे सैंड थे, और वो बच्चे से सैंड पे लिखवाता था। इससे क्या होता था ना, बच्चा एंजॉय भी करता था और कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो सीख भी रहा था, वो उस लर्निंग प्रोसेस में था, ठीक है। तो कंक्रीट मटेरियल से अगर आप बच्चे को जोड़ के बताओगे ना, तो बच्चे ईजिली सीखेंगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, उसका आंसर होगा डी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो। विच एस्पेक्ट, एक मिनट आप रुक जाओ। Which aspect of mapping are present in primary mathematics curriculum? प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम में आप किस तरीके की मैपिंग को प्रेजेंट करते हो, किस तरीके की मैपिंग को आप उसमें डालते हो, किस तरीके की मैपिंग होनी चाहिए प्राइमरी क्लास में? प्राइमरी क्लास हमारे कब से कब तक होता है? 1 to 5, ठीक है। आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा ना कि इस वक्त जो है ना बच्चों में ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती, वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो पहला हमारा ऑप्शन है मैप इंटरप्रिटेशन, ठीक है। दूसरा है हमारा अनस्केल्ड ड्राइंग। तीसरा है यूजिंग सिंबल। डी है हमारा ड्राइंग एज पर स्केल। हाँ, बैकग्राउंड में आवाज़ है, आई नो। मैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, बट आप उसे थोड़ा इग्नोर करना, ओके। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है वो है मैप इंटरप्रिटेशन। मैप इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि आप जब भी कुछ मैप बनाओ ना, ठीक है, तो आप उसको इंटरप्रेट कर सको अच्छे से, ठीक है, समझ सको। एक किस टाइप की मैप की बात कर रहा है, ये हेरारिकल ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है। आपने कुछ बना दिया, ठीक है, किसी भी चीज़ की, ठीक है, मैथ में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसकी ये बात कर रहा है, तो ये आपको ऐसा बनाना हो जाए जिसे आप समझ सको, ठीक है। इट मीन्स कि क्या हुआ, मेरा जो मैप इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। ए जो है ना मेरा करेक्ट है। अब आप देखो कि ए किस किस ऑप्शन में है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, फोर्थ में नहीं है। इट मीन्स कि फोर्थ हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ से मैंने फोर्थ को एलिमिनेट कर लिया। नाउ अब हम दूसरे पे आते हैं, अनस्केल्ड ड्राइंग। चलो अभी समझ में नहीं आ रहा है, इग्नोर करते हैं। यूजिंग सिंबल, अच्छा ठीक है, यूजिंग सिंबल को अगर हम लेते हैं, तो आप जो है ना जैसे कि कुछ हायरार्की बनाओ, जैसे कि आप बना रहे हो फूड चेन, ठीक है। आप जैसे कि फूड चेन बना रहे हो, मैंने ये एग्जांपल लिया है EVS से, ठीक है। तो इसमें देखो आप फूड चेन में क्या, जैसे कि मान लो कि रैट रहेगा, कैट, ठीक है, फिर कैट को डॉग, फिर टाइगर, ह्यूमन, फिर उस तरीके से वो मिल जाएगा। और ये जो फूड चेन चलता रहता है, ये इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा, वो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा या बच्चे को समझने में हेल्प करेगा। या फिर आप रैट की जगह पे रैट बना दोगे, ठीक है, कैट की जगह पर आप कैट बना दोगे, ये बच्चों को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बच्चे को तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ना जब आप उसको इमेज बना के समझाओगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये यूजिंग सिंबल जो है ना, ये सही होता है कि इससे हम मैपिंग कर सकते हैं यूजिंग सिंबल। तो अब देखो सी किस में है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सी है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, तो 3 भी मेरा कट हो गया। नाउ इससे हमें क्या पता चला कि जो मेरा आंसर होगा ना, वो या तो मेरा 1 होगा या तो मेरा 2 होगा। नाउ अब हम देखते हैं ड्राइंग एज पर स्केल। क्या आप बच्चे को इस वक्त क्या बताओगे? क्या आप स्केल से एक एक करके मेज़र करके बनाओ, या फिर बस आप ऐसे एक रफ बना दो जो कि समझ में आए, ठीक है।
आपको ये आपने जैसे कि ये बना दिया, ठीक है, बिना स्केल का यूज़ हम करते हैं आगे चल के, ठीक है, फर्दर क्लास में जब आप जाते हो ना, तब हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं फॉर मैपिंग। उसके पहले हमें इसकी यूज़ नहीं पड़ती है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल में इंक्लूड किया गया है हमारा अनस्केल्ड मैपिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए, बी और सी का ऑप्शन किस में है हमारा? इसमें है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा हुआ वो हुआ 1। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। Which of the following topic are not part of primary school mathematics curriculum as per NCF 2005? ठीक है, आपको इसमें बता रहा है कि नॉट पार्ट, ठीक है, जो कि पार्ट नहीं है, ठीक है। ऐसे ना आपको कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, जहाँ पे लिखा रहेगा नॉट, नॉट नॉट करके लिखा रहेगा, ठीक है। जहाँ भी आपको नॉट दिया रहे ना, उस वर्ड को आप ध्यान से पढ़ना कि वो नॉट इंक्लूड बोल रहा है, इंक्लूड बोल रहा है, इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं। कन्फ्यूज़न क्या होता है, उससे लोग ना नॉट को इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि वो लोग उसको लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो आप इस पर ना फोकस करना कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि प्राइमरी स्कूल के मैथमेटिक्स करिकुलम में इन्वॉल्व नहीं है। चलो हम देखते हैं। इंटीजर, ठीक है, टेसलेशन, टेसिलेशन, एस्टिमेशन एंड सिमेट्री, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नीचे से, सिमेट्री की हम बात करते हैं। सिमेट्री क्या हुआ? जैसे कि आप जो भी 2D इमेज बनाते हो ना, लाइक आपने रोम्बस बना दिया, आपने स्क्वायर बना दिया, आपने रेक्टेंगल बना दिया, तो बच्चे में इसमें कहीं ना कहीं सिमेट्री की जो है ना नॉलेज आप दे रहे हो, ठीक है, कि आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ना सिमेट्री की नॉलेज मिल रही है। फर्दर चल के जो हमारा सिमेट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड है, उसको आगे चल के वो पढ़ेंगे। बट यहाँ पे सिमेट्री की बच्चों को नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि आप बच्चों को जो है ना 2D शेप पढ़ाने लगते हो प्राइमरी लेवल पे, ठीक है। शेप चैप्टर ही है NCERT मैथ बुक में, आप वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे सिमेट्री आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन तो चलो मेरा होगा, क्योंकि ये हमारा इंक्लूड है। एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन वो है ना कि बच्चे एस्टिमेट करेंगे कैसे, जैसे कि आप बच्चों को है ना वर्बली कुछ क्वेश्चन कर लोगे कि ठीक है बताओ तुम्हारे पास 10 चॉकलेट था, उसमें से 2 चॉकलेट तुमने अपने फ्रेंड को दे दिए, बताओ तुम्हारे पास कितने चॉकलेट बचे। इसमें क्या होगा ना, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उसमें ना वो डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, वो सोचेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उनमें विकास होगा, ठीक है। इस तरीके से वो एस्टिमेट करेंगे कहीं ना कहीं। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि कहीं ना कहीं एस्टिमेशन जो है ना वो भी हमारा इन्वॉल्व है प्राइमरी स्कूल के मैथमेटिक्स करिकुलम में अकॉर्डिंग टू NCF 2005। अब हम बात करते हैं टेसिलेशन के बारे में। व्हाट इज टेसिलेशन? सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। तो ये क्या होता है ना, ये किसी भी पैटर्न का कलेक्शन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे 2 इमेज देख लो, पहला इमेज देखो, इसमें रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल, ये सारे देखोगे ना तो रेक्टेंगल है, तो ये एक शेप के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कलेक्शन है ये, ठीक है। तो इस टाइप के फिगर को हम बोलते हैं टेसिलेशन। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 7 है, ये 8 है। तो यहाँ पे देखो ये हर जगह ना एक जगह ऑक्टागन आपका होगा, ठीक है, और ये देखो ये बीच में जो है ना ये आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ऑक्टागन स्क्वायर ऑक्टागन स्क्वायर। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं टेसिलेशन, जो कि हमारे प्राइमरी स्कूल में इन्वॉल्व किया जाता है, इसे लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। तो टेसिलेशन भी हम समझ गए कि ये हमारे बुक में इन्वॉल्व है, प्राइमरी स्कूल में करिकुलम में से इन्वॉल्व किया गया। बट इंटीजर, इंटीजर जो है ना ये प्राइमरी लेवल पे नहीं होता है, ये आगे चल के होता है। जब आप 6 7 में जाते हो ना, तब आपका जो है ना इंटीजर जो है ना आपके करिकुलम में ऐड किया जाता है। तो जब यहाँ पे पूछ रहा है नॉट अ पार्ट, तो नॉट अ पार्ट क्या होगा? इंटीजर, क्योंकि ये पार्ट नहीं है इसका। ये तीनों के बारे में मैंने भी आपको बता दिया कि ये तीनों पार्ट हैं प्राइमरी स्कूल में करिकुलम के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये आपका 4th नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। जो बीट्स होता है वो किस टाइप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में काम आते हैं। देखो इस टाइप के ना आप देखे होंगे, बच्चे लोग को खेलते हुए भी देखे होंगे, ठीक है, या किसी के घर में कोई बच्चे होंगे ना, तो आपने उसे कभी दिलाया भी होगा, क्योंकि इससे बच्चों को हेल्प मिलता है पढ़ने में, ठीक है। बच्चे खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से। ये मैंने यहाँ पे पिक्चर्स इसीलिए लगाए ताकि आपको पता चले कि बीट्स होते क्या है। नंबर सेंस, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? नंबर सेंस, फ्रैक्शन, पैटर्न,
दूसरा ऑप्शन है हमारा फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, वॉल्यूम। फिर तीसरा ऑप्शन है नंबर सेंस, पैटर्न, वॉल्यूम। फोर्थ ऑप्शन है हमारा नंबर सेंस, डेसिलेशन एंड प्लेस वैल्यू। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए से, नंबर सेंस। इससे आप बच्चों को नंबर के बारे में बता सकते हो। देख लो यहाँ पे आप नंबर 1, यहाँ पे 2 बीट्स है, यहाँ पे 3 बीट्स है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, सारे बीट्स ऐसे लगे हुए हैं। आप बच्चे इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बच्चों से पूछोगे ठीक है आप बीट काउंट करो, तो बच्चे काउंट करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये नंबर सेंस को ऐड करता है, एक्सप्लेन करने में ये हेल्प करता है बीट्स में। तो नंबर सेंस किस में है? ए ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, नहीं है। तो बी ऑप्शन कहीं ना कहीं हमारा चलो गलत हो गया, सी में है एंड डी में है। तो अब जो हमारा ऑप्शन बनेगा ना वो ए, सी या डी में बनेगा। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन। आप बच्चों को इससे फ्रैक्शन बता सकते हो क्या? हाँ, आप बता सकते हो। कैसे? जैसे कि मान लो ना कि आपके पास 4 बिट्स थे बच्चे के पास या 5 बिट्स थे बच्चे के पास। आपने क्या किया ना, चलो मैंने तुमसे 1 बिट्स ले लिया, अब बताओ तुम्हारे पास जो है ना कितने बच्चे फ्रैक्शन में। तो वो करेंगे ना कि 1 बिट ले लिया मैंने और मेरे पास है टोटल 5 बिट। ठीक है, तो ये हो गया, आपके पास चले गए मेरे 1/5। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं आप बच्चों को फ्रैक्शन बता सकते हो। ठीक है, और हमें ये भी पता है ना कि फ्रैक्शन जो है ना क्लास, आई थिंक कि शायद क्लास 4 या 5 में ये है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद ही जब आप टीजीटी लेवल पे जाओगे ना क्लास 6 में, तो वहाँ पे आपको डेसिमल पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, डेसिमल पढ़ाने को मिलेगा। तो डेसिमल किसकी हेल्प से आप पढ़ाते हैं? फ्रैक्शन की हेल्प से पढ़ाते हैं। तो आपको ना इससे भी दिमाग में जाएगा ना कि अच्छा डेसिमल हम फ्रैक्शन की मदद से पढ़ाते हैं, फ्रैक्शन हमारा क्लास 5 तक में आता है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, बता सकते हो। तो आपने देखा इस तरीके से कि चलो ठीक है, मेरा फ्रैक्शन भी कहीं ना कहीं आएगा। फ्रैक्शन इसमें है, बी ऑप्शन को तो चेक नहीं करना, डी में कहीं है नहीं, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ए ऑप्शन है। बट हम अब पहले पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं, पैटर्न क्या कह रहा है। पहला तो आप देख लो कलर पैटर्न। ठीक है, हर एक में कलर आप उससे बच्चे से पूछ सकते हो। ठीक है, येलो कलर को आप हटाओगे, येलो कलर बताओ कितने हैं इसमें, ब्लू कलर कितने हैं, रेड कलर कितने हैं, ऑरेंज कलर कितने हैं। ठीक है, ये पैटर्न। उसके बाद फिर पूछ सकते हो शेप का। आप देखो जो मैंने यहाँ पे दूसरी इमेज लगाया ना, इसमें देखो आप बता सकते हो, बताओ। उस वक्त तो बच्चे स्क्वेयर वगैरह नहीं बोलेंगे, बट हाँ सर्किल के कौन है, स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है, सिलेंडर शेप के हैं। ये सब बच्चे जो है ना अलग अलग पैटर्न को आप अगर बोलोगे ना कि आपसे अलग अलग पैटर्न को अलग अलग पार्ट डिवाइड करके एक जगह रखो, तो बच्चे इस तरीके से जो है ना पैटर्न को भी फॉलो करेंगे, उससे वो सीखेंगे। तो हमें सारे ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? ए में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा ए नंबर। ठीक है, तो 4 का आंसर हमारा हो गया ए। मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं कि आप एक्सप्लेनेशन देखने के पहले ना क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद से देख लो, सोचो कि आप क्या आंसर दोगे एंड उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? बॉय आर बेटर देन गर्ल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। Children coming from rural background find mathematics difficult. Teachers believe impact learner performance in mathematics. ये 3 ऑप्शन इसमें है। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी भी डिस्क्रिमिनेट करोगे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो आप नहीं करोगे कभी भी क्लास में। तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ का तो बात ही नहीं आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा नहीं। बी ऑप्शन पे हम आते हैं। यहाँ पे भी फिर आप कहीं ना कहीं बायस हो रहे हो रूरल जो स्टूडेंट हैं और अर्बन स्टूडेंट को लेके, कि आपने क्या बोला, जो रूरल बैकग्राउंड के इसको डिफ़िकल्टीज़ होती है मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये आप डिसाइड करने वाले या हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते हैं। और ना हमें इस टाइप के वर्ड का कहीं भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है ना इन्फीरियरिटी शो करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन पे। टीचर्स बिलीव इम्पैक्ट लर्नर्स परफॉर्मेंस इन मैथ। देखो यहाँ पे टीचर का बिलीव का बात है। क्या अपने टीचर को जो है ना, टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स पे बिलीव करना चाहिए। ये वर्ड ही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की वाइब्स दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी 5। अब हम आते हैं 6 में। 6 क्वेश्चन आपका क्या है? Which of the following is most appropriate strategy to teach data collection? To teach data collection and interpretation to primary class student.
अब आपको ये बताना है ना कि कौन सा बेस्ट अप्रोच है, कौन सा बेस्ट मेथड है डेटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन को प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग अ लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आस्किंग स्टूडेंट टू कंडक्ट सर्वे, कंडक्टिंग क्विज इन क्लासरूम, कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन इन क्लास। ये चार ऑप्शन है। पहले ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में भी देखा था ना कि आप बच्चों को बोलो 10 बार वो लिखे 35 35 35, ये कहने कहीं रोट लर्निंग की तरफ चला जाएगा। हमें बच्चों को रोट लर्निंग नहीं करवानी है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये लॉट ऑफ प्रैक्टिस से ही कहीं गलत होता है कि आप बच्चों को प्रैक्टिस थोड़ी करवाते रहोगे कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे, ठीक है। बच्चे पे इसमें बर्डन भी पड़ते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा एक कहीं ना कहीं गलत होता है। क्वेश्चन ऑप्शन बी पे आते हैं, आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंडक्ट सर्वे। चलिए ये कहीं ना कहीं हम मान लेते हैं, जैसे कि इसका ऑप्शन मैं आपको बाद में दूंगी, ठीक है। कि कह रहे हैं कि बच्चे खुद से सर्वे करेंगे। जैसे कि आप बच्चों को दे दोगे कि ठीक है, आप बताओ इतने जैसे कि आपके पास एक बास्केट आपने दे दिया, उसमें बहुत सारे आपने बॉल दे दिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के। अब आप बोलोगे इसमें सबको अलग करने के लिए बताओ कितने कितने के हैं, ये आपको डेटा बनाना है, चार्ट बनाना है। तो बच्चे इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, ठीक है, करके सीख रहे हैं, करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो है ना ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी। एक पल के लिए हमसे मान के चलते हैं। अब हम बट अभी डिसाइड तो नहीं कर सकते ना, तो हम ऑप्शन सी भी देखते हैं। कंडक्टिंग क्विज इन क्लासरूम, आप डायरेक्ट बिना कुछ किए, बिना किसी प्रैक्टिस किए, बिना कुछ बताए बच्चों को, बिना उनमें इंगेजमेंट जगह पे डायरेक्ट क्या करोगे कि चलो बच्चों आ जाओ आज क्विज करवाते हैं हम लोग डेटा कलेक्शन का, ऐसा तो नहीं करोगे ना। डायरेक्ट आप कैसे करवा दोगे डेटा कलेक्शन पे कोई भी क्विज। बच्चों को पहले खुल के उससे एक्सप्लोर करने का मौका देना चाहिए। तो हम डायरेक्ट क्यूज नहीं करवा सकते, तो ये भी ऑप्शन हमारा कहीं ना कहीं गलत हो गया। डी ऑप्शन की बात करते हैं, कंडक्टिंग ग्रुप डिस्कशन इन क्लास। वो छोटे बच्चे हैं, वो क्या डिस्कशन करेंगे, सोच के देखो। 5 क्लास के वो बच्चे हैं, वो डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। उनमें इतनी अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई है ना कि वो इतनी सोच सकें, ठीक है, और उस पर डिस्कशन कर सकें। ये चीज़ ना भी बच्चों में नहीं आई है इतनी, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो सुटेबल आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, एंड इन क्वेश्चन नंबर 7 लेट्स रीड व्हाट द क्वेश्चन इज। Students tell that the shape of samosa, sorry यहाँ पे is होगा, shape of a samosa is triangle. He is at which stage of geometrical thinking as a Van Helle level? ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम जानते हैं ना इसके बारे में, वैन हेली के बारे में हम लोग जान लेते हैं, वैन हेली लेवल। उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगी, या चलो मैं बता दूंगी क्योंकि क्वेश्चन में ही इसका आंसर होगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी ना तो वहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आंसर। तो देखो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। वैन हेली, वैन हेली थ्योरी वाज गिवन बाय डायना वैन हेली गिल्डॉफ एंड पेरी वैन हेली। ये दोनों पता है कौन थे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। ये दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने ना ये थ्योरी दिया। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्टूडेंट्स लर्न ज्योमेट्री एंड देयर शेप। ये हमें किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है कि बच्चे जो है जो ज्योमेट्री सीख रहे हैं, उसकी जो शेप है उसको सीख रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ तक है। तो पहले मैं आपको ये बता दूँ ना कि ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, ना कि एज के बेसिस पे, ठीक है। इसके टोटल 5 लेवल है। अब हम लोग एक एक करके वो 5 लेवल को देखेंगे। इसका लेवल स्टार्ट होता है हमारा 0 से, लेवल 0, लेवल 1 से नहीं होता है, लेवल 0 से स्टार्ट होता है। एंड लेवल 0 इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। इसमें क्या कहते हैं ना, स्टूडेंट्स कैन रिकॉग्नाइज शेप बाय देयर होल अपीयरेंस, ठीक है, नॉट एवर थिंक विथ अदर पॉइंट। वो सिर्फ एक पॉइंट से ही ना किसी भी चीज़ को ना आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ इसका शेप ये है, ठीक है। वो होल एक अपीयरेंस की तरह देखेंगे, उन्होंने बता दिया। दे सी एनी शेप इन टर्म ऑफ हाउ दे लुक लाइक, वो कैसा दिख रहा है। इसका आपको एग्जाम्पल मिल गया यहाँ पे, देखो समोसा ऐसे टाइगा, समोसा भले ही ऐसे होते हों, ठीक है, ये थोड़े से ऐसे होते हों, यहाँ से थोड़ा सा ये बल्कि हो, बट वो उसे क्या समझेंगे, दिस इज अ ट्राइंगल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वो लेवल 0 पे है विजुअलाइजेशन पे।
अब बच्चों के पास देखो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होते हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगल शेप का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ठीक है, जबकि ये किस शेप का होता है, ये क्यूबॉइड होता है। बॉल को बोल देंगे वो क्या, कि ये सर्कल शेप का है, जबकि आप उसे देखो तो वो किस शेप के होते हैं, स्फीयर शेप के। तो ये होता है पहला स्टेज हमारा, ठीक है, वैन हेली का, ज्योमेट्रिक शेप को जो अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है, और ये होता है हमारा लेवल 0 विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा भी आप काफ़ी ऑप्शन देख सकते हो, वो पिरामिड देखेंगे एंड उसे बोल देंगे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, कोन देखेंगे उसे बोल देंगे ट्राइंगल है। इस तरीके से वो अलग अलग से ना वो होल अपेयरेंस की तरह देखते हैं, सिर्फ एक साइड से देखते हैं, वो डिफरेंट साइड से उसे देखना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेवल 0। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लेवल 1 की, ठीक है। लेवल 1 को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस। Children learn to analyze specific shape and shape properties. लेवल 1 में क्या होता है ना, वो एनालाइज करने लगते हैं अलग अलग शेप को, स्पेसिफिक शेप को एंड उसके प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कि रेक्टेंगल एग्जाम्पल ले रही हूँ, अगर उसने एक रेक्टेंगल शेप को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, स्पेसिफिक शेप बता दिया कि हाँ ये रेक्टेंगल है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी जब वो जान ले कि हाँ इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर का वो जान लेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा होता है लेवल 1, ठीक है, एनालिसिस। अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। लेवल 2 क्या होता है, इनफॉर्मल डिडक्शन। लेवल 2 को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इन दिस लेवल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ शेप। वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं ना शेप के, ठीक है, अब उससे वो रिलेशनशिप अपना इस्टेब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, इससे अब ये रिलेशनशिप अपना इस्टेब्लिश कर लेंगे। लाइक इसका ऑप्शन देखो, रेक्टेंगल इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये समझ गए ना कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम, तो हम लोग जानते हैं ना कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसके थ्रू ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, अच्छा इसका मतलब कि रेक्टेंगल, फिर मेरा स्क्वायर, ये सब जो है ना ये हमारे पैरेललोग्राम है। तो इस तरीके के आइडेंटिफाई जब वो कर लेते हैं ना, तो उस समय समझ जाओ कि बच्चों में जो है ना लेवल 2 का डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है, वैन हेली लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, जहाँ पे वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें। देख लो पैरेललोग्राम से उसने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया, रेक्टेंगल से इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप स्क्वायर से। तो इस टाइम जब वो लेवल पे होते हैं ना, जब वो ये सब करना सीख लेते हैं, तो वो इस वक्त होते हैं ज्योमेट्री के लेवल 2 पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करेंगे लेवल 3 के बारे में एंड लेवल 4 के बारे में, ठीक है। लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन। अब फॉर्मल डिडक्शन क्या होता है लेवल 3, एट दिस लेवल स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आगे जो है ना स्टूडेंट्स और कॉम्प्लेक्स जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसे वो अब सीख लेते हैं, उसे वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं। स्टूडेंट्स कैन think about properties, establish a relationship between axiom, theory, postulates and definition। इस वक्त क्या होता है ना, अब जो है ना स्टूडेंट जो है ना अलग अलग प्रॉपर्टीज जो होते हैं ना उस पर थिंक करने लगते हैं, वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने लगते हैं एग्जाम, थ्योरम और डिफिनेशन, ये सब के बीच में। एग्जाम क्या होता है, एग्जाम मेरा कुछ नहीं है, बस जो कि जिसको कि प्रूफ नहीं है बट आप उसे लेते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हो, ठीक है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है बट ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ठीक है, बट इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। थ्योरम क्या हुआ, इसका प्रूफ है। सेम अगर हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो ये भी सिमिलर टू एग्जाम ही है, ठीक है, कि इसका कोई प्रूफ नहीं है बट ये फैक्ट है, ट्रू है, ट्रूथ है। एंड डिफिनेशन तो आप जानते हैं ना, किसी भी चीज़ का डिफिनेशन, ये हर एक चीज़ में बच्चे जो है ना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने लगते हैं। नौ फोर्थ लेवल जो कि सबसे लास्ट लेवल होता है हमारा वैन हेली का, इसे हम बोलते हैं रिगोर, लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग ज्योमेट्री शेप। दिस स्टेज students can compare the shape and their result without any concrete example or shape। इस वक्त क्या होता है ना इसमें, कि अब स्टूडेंट जो है लेवल 3 में उन्होंने क्या किया कि अब रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना सीख लिया था, एग्जाम, थ्योरम, डिफिनेशन, पोस्टुलेट्स, ये सब में। लेवल 4 में जैसे वो एंट्री करते हैं ना, तब वो ना उन्हें कॉन्क्रीट एग्जाम्पल नहीं चाहिए होता, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता, शेप नहीं चाहिए होता है, ठीक है। आप ट्राइंगल बोलोगे तो फिर दिमाग में आ जाएगी हाँ ये ट्राइंगल है, इसकी थ्योरी ऐसे ऐसे, आप दिमाग में इस चीज़ को कर सकते हो। आपको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है एंड आप उसके रिजल्ट को जान सकते हो,
ठीक है, उसके शेप को, उसके प्रॉपर्टीज़ को अपने माइंड में रख के। तो ये होता है हमारा लेवल 4 रिपोर्ट। ओके, तो इस बेसिस पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लें हम लोग। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, वो क्वेश्चन था ये कि वैन हैली का जो लेवल है, समोसा को वो ट्राइंगल बोल रहा है, तो वो किस लेवल पे आ रहा है। तो अब आप इसका आंसर हमें बता पाओगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए विजुअलाइजेशन, क्योंकि हमने विजुअलाइजेशन में देखा कि वो एज अ होल के अपीयरेंस को देखते हैं, ठीक है, और अलग अलग साइड से वो देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि पिरामिड हो गया, पिरामिड को आप डिफरेंट डिफरेंट साइड से देखो तो वो डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है, नीचे में उसके स्क्वायर है, ऊपर से रेक्टेंगल है, ठीक है, बट वो उसे क्या करेंगे, ट्राइंगल। तो यही हो गया हमारा विजुअलाइजेशन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। नाउ अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप उसे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए अब फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम को शो कर रहा है, ठीक है, बता रहा है। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखो आप, मेमोराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल डिफिनेशन इन अकॉर्डेड हाई वैल्यू। दूसरा ऑप्शन है आपका, द टीचर्स फोकस ऑन अ राइट आंसर, स्टूडेंट्स एरर कैन कंसीडर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट है इंटरैक्शन एमॉन्ग स्टूडेंट इज डिस्करेज। चलो ऑप्शन ए पे हम आते हैं। मेमोराइज करवाना, मैथ को कौन रखता है, मैथ तो रखने की चीज़ नहीं है ना, ठीक है, रट्टू तोता तो आपको बनना नहीं है ना, आपको बच्चों को बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। टीचर का सिर्फ फोकस रहेगा कि तुम भैया राइट आंसर बताओ, कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, इससे भी तो टीचर को मतलब होना चाहिए ना। सिर्फ राइट आंसर आप बता दो या फिर आप सिर्फ उस पर फोकस करो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे, ठीक है, ये टीचिंग मेथड में नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, सी को भी हम छोड़ते हैं, डी देखते हैं। इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट इज डिस्करेज। आप इंटरेक्शन जो होता है ना स्टूडेंट्स के बीच में, आप उसको डिस्करेज करोगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो एक दूसरे से जानेंगे कैसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है, तो इसे डिस्करेज नहीं करते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, सी। सी हमारा सही हो गया, ये हमें पता चल गया। नाउ वी विल डिस्कस ऑप्शन सी। ओके, स्टूडेंट्स एरर आर कंसिडर्ड एज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स जो भी गलती करते हो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। गलती करने से ही लोग सीखते हैं, ठीक है, सफलता के बाद ही सफलता मिलती है ना, कहते हैं ना, उसी तरीके से इसमें भी है। एरर करेंगे, गलती करेंगे, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ना, तो वो उनके माइंड में हमेशा कहीं ना कहीं रहेगा। इसलिए बच्चों की गलती को ना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मानना चाहिए। ठीक है, तुमसे ये गलती हुई, कहाँ गलती हुई वो देखो, फिर बच्चों को धीरे धीरे आप आगे लेके चलो, पुश करो उनको फॉरवर्ड की तरफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर। नाउ यू कैन रीड द क्वेश्चन। Which of the following may not be associated with the development of spatial understanding among children? ठीक है, क्या बताना है आपको, नॉट। फिर से रिमेंबर दिस वर्ड नॉट, यहाँ पे नॉट आ रहा है। तो चलो हम ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट सिटीज ऑन मैप ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इमेजिन व्हाट अ पीस ऑफ पेपर वुड look like if it is folded along given line. थर्ड ऑप्शन है हमारा, गिविंग डायरेक्शन टू रीच देयर हाउस फ्रॉम द स्कूल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मैचिंग द टॉप व्यू ऑफ पेंसिल विथ इट्स साइड व्यू। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात करिए, मीन्स कि बच्चे अंडरस्टैंड करें, बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्रिटिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले नीचे से ही चलते हैं, ठीक है। मैचिंग द टॉप व्यू ऑफ अ पेंसिल विथ इट्स साइड व्यू, ये कहीं ना कहीं हमारा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग, ठीक है, आप इसे रीजनिंग बोल सकते हो ना।
जैसे कि आप लोग को भी डाइस वाले आते हैं कि चलो ठीक है ये बताओ, ये इस तरीके का दिख रहा है, ऐसे फ्रंट व्यू है, साइड व्यू, बताओ क्या होगा। ये रीजनिंग में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं, थिंक करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, बट एज अ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है। अब हम चलते हैं सी में, गिविंग डायरेक्शन टू रिच देयर हाउस फ्रॉम द स्कूल। ये भी आपने रीजनिंग में देखा होगा कि वो अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए, 20 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, फिर राइट मुड़ते हैं, फिर लेफ्ट टर्न करता है। उस तरीके के क्वेश्चन से भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी सब में होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चलो इससे भी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। बी ऑप्शन में आते हैं, इमेजिन व्हाट अ पीस ऑफ पेपर वुड लुक इफ इट इज फोल्डेड अलोंग द गिवन लाइन। ये भी क्वेश्चन आप रीजनिंग में देखते हो। ठीक है, कि फोल्ड किया, अब बताओ कौन सा शेप बनेगा, उसे कट कर दिया, अब उसे ओपन किया, तो उसमें बताओ कहाँ पे क्या शेप बनेंगे। कहीं ना कहीं ये डेवलप कर रहा है माइंड में। ठीक है, माइंड को कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है। तो बी सी डी सब सही है। इट मीन्स कि जो सी होगा ना, ये स्पेशल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द करेक्ट आंसर? So the correct answer is option number A. Now let's discuss the option number A कि ये क्या कह रहा है। Calculating the distance between different cities on map of India। ठीक है, मान लो कि ये कोई इस तरीके से कोई इंडिया का मैप, मान लो कि ये कोई इस तरीके से इंडिया का मैप है। ठीक है, ये कोई इंडिया का मैप है। आई नो कि मैप सही नहीं बना है, बट मान के चलो। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ होंगे ना, तो यहाँ के डिस्टेंस तो हमेशा सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दो डिस्टेंस, जो दो सिटी है वो आमने सामने यहाँ पे है, कल को वो ऐसे हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, नहीं है। तो डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो बच्चों की इसमें डेवलपमेंट कहाँ होगी कॉग्निटिव, यहाँ पे स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की बात ही कहाँ आती है, नहीं आ रही है ना। तो हमारा जो हो गया ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। Now move to the next question, question number 10, and the question number 10 is on your screen. ठीक है, which of the following statement is not, again यहाँ पे फोकस है नॉट पे, नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है, in the context of teaching area measurement of plane figure। अब आपको एरिया के बारे में बताना है प्लेन फिगर पे। प्लेन फिगर क्या हो गया हमारा, 2D। ठीक है, 2D फिगर जो होता है ना, जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल, उसके बारे में, उसके एरिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा करेक्ट नहीं है इस चारों ऑप्शन में। तो वन बाय वन क्वेश्चन के ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स शुड बी गिवन अ चांस टू डिस्कवर द वेरियस फार्मूला। हाँ, आप स्टूडेंट को चांस दोगे डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला को डिस्कवर करेंगे, खुद से ही वो सीखेंगे डायरेक्ट। आप पहले उसको बताओ, ठीक है तुम बताओ बच्चों क्या होगा, उसमें वो दिमाग लगाएंगे। आंसर निकले नहीं निकले, बट उनका माइंड उसमें लगेगा ना। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट होगी। ऑप्शन नंबर 2, इट मीन्स कि ये करेक्ट है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। यूज ऑफ फॉर्मूला फॉर एरिया मेजरमेंट शुड बी टॉट बिफोर एस्टिमेशन ऑफ एरिया। चलो देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन सी, ग्रीड पेपर कैन बी यूजफुल डिवाइस फॉर इंट्रोड्यूसिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी फॉर्मल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये ग्रीड पेपर तो आप सभी जानते होंगे ना। ठीक है, तो इसके थ्रू आप बच्चों को मेजर करना बताओगे। हाँ बेशक, क्यों नहीं बताएंगे हम। जैसे कि इस तरीके की जो ग्रीड पेपर होती है ना, इसके थ्रू, क्योंकि इसकी हर एक की एक मेजरमेंट होती है, धीरे धीरे बच्चे इस पे उस फिगर को रख के सीख सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ चलो इसकी कितनी, इसकी एरिया निकलेगा। तो ग्रीड पेपर कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उस पर और सीखेंगे बच्चे। लर्निंग बाय डूइंग इसमें बच्चों का होगा। ऑप्शन डी, टेसिलेशन विथ अ रेगुलर शेप कैन बी यूजफुल फॉर टीचिंग एरिया मेजरमेंट। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो टेसिलेशन है ये। ठीक है, इसी के बता दिया ना कि इतने रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे आपने रेक्टेंगल कर दिए, इस तरीके से तो आप एरिया निकाल सकते हो ना। बच्चे ने इसको ये कर लिया, मेज़र कर लिया, ये सबको काउंट करके मल्टीप्लाई कर दिया कि हाँ चलो ठीक है इसके इतने निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ग्रीड पेपर, टेसिलेशन, फिर डिस्कवर करना वेरियस फार्मूला को हेल्प कर रहा है बच्चों को मेज़र करने में, एरिया निकालने में। बट ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखो, ठीक है, यूज ऑफ फॉर्मूला ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी टॉट बिफोर एस्टिमेशन ऑफ एरिया। आप बिना कुछ भी करवाए बच्चों को डायरेक्ट फार्मूला बता के आप उसे बता दोगे कि हाँ चलो इस ये फार्मूला है,
अब जाओ इससे तुम आंसर निकालो, ये तो नहीं करो ना, बच्चों का पहले एक्सप्लोर करने का मौका दोगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो कौन सा सही नहीं है हमारा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ठीक है, 11 के पहले आप ये फिगर देख लो। तो ग्रीड पेपर है ये, ग्रीड पेपर जो भी मैंने आपको बताया, ग्रीड पेपर ऐसे होते हैं। ठीक है, और टेसिलेशन, ये हो गया आपका टेसिलेशन, जिसमें देख लो ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है ना। ठीक है, सेम पैटर्न के इसमें कलेक्शन है, तो इसे बोलते हैं हम टेसिलेशन। नाउ चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द ओपन एंडेड क्वेश्चन फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 11 है जो आप करोगे। ठीक है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, बताओगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रही हूँ। इनमें बताना है आपको कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा है इन चारों में से। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपका सही जवाब होगा तो उस पर मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगी। चलो ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट आ गया यहाँ पे। कॉन्टेक्स्ट ऑफ हायरार्की ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में हायरार्की चलना है आपको। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। सही है, क्यों? क्योंकि आप जो मल्टीप्लिकेशन करते हो, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वो बेसिकली रिपीटेशन ऑफ एडिशन होता है, तो ये सही है, तो नॉट करेक्ट तो होगा नहीं। बी चलते हैं, डिवीजन बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन, ये भी सही है। इसमें भी आप क्या करते हो, माइनस करते हो। अगर टू का टेबल आपको ये करना है, डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा रिपीटेशन हो रहा है सब्सट्रैक्शन का, तो बी भी सही है हमारा। इंटीजर बिल्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर, हाँ इंटीजर क्या हो गया आपका, ये सारे 0 -1 -2 फिर 1 2, ठीक है, ये सारे आपके इंटीजर नंबर हो गए। ठीक है, इसमें देखो ये नेचुरल नंबर है 1 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बाद ही आप इंटीजर सीखते हो, तो ऑप्शन नंबर बी भी मेरा सही है। तो इससे ये तो पता चल गया कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना नॉट करेक्ट होगा। बट पढ़ लेते हैं कि पढ़ना तो पड़ेगा ना, ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो जाननी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है, फ्रैक्शन बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल। फ्रैक्शन डेसिमल पे बिल्ट होता है? नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? चलो आप बच्चों को देखोगे ना प्राइमरी लेवल पे, मैं बता रही हूँ, फ्रैक्शन बच्चे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, एंड 6 क्लास में जाके वो पढ़ेंगे डेसिमल। और ये डेसिमल जो है ना वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होगा फ्रैक्शन पे, क्योंकि पहले हम सीखते हैं 1/10 लिखना, तब सीखते हैं हम लोग 0/1 लिखना, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विथ रिगार्ड टू असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। ठीक है, ये एक अगेन आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए सॉल्व करने के लिए, जो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ी सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर लो, बच्चों करवाओगे खुद भी कर लो। चलो ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। नाउ आगे चलते हैं। मैंने आपसे ना स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था, एंड वो क्वेश्चन था हमारा, राजस्थान डिक्लेयर्स 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। राजस्थान ने 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को डिक्लेयर किया है, तो उनका आपको नाम बताना था। तो उनका नाम क्या क्या है पहले वो देख लो। सोरन है जो कि कहाँ पे है, बैरन में, ये सारे प्लेस जो है ना राजस्थान में ही है। किचन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जोधपुर। ठीक है, हमिरगर आपका है बिलवारा। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के ना आज के डेट में जो टोटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है राजस्थान में, उनकी नंबर कितनी हो गई है, 26। ठीक, हो सकता है कि आपको सॉरी आई मीन कि आपको इससे एक नॉलेज मिला होगा। ठीक है, आपको जानने को मिला होगा इसके बारे में। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसमें क्योंकि आपके भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है,
तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।